हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 2 का पेपर करेंगे, जो कि अभी अभी 18 नवंबर 2024 को हुआ था। इसकी आंसर की आ चुकी है। अगर आप में से किसी ने भी सीएचएसएल 2024 का एग्जाम दिया है तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस वन मल्टीप्लाई कोसेक ए माइनस वन मल्टीप्लाई कोसेक ए प्लस वन प्लस 4 टाइम्स कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सॉल्व करें, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आसान और सबसे तेज तरीका है कि यहाँ पे ए की मैं कुछ वैल्यू डाल दूं। अब मैं वैल्यू कौन सी डाल सकता हूं जिसपे मुझे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मालूम है। जैसे कि जो अपन मेनली चलते हैं वो चलते हैं 0, 30, 45, 60, 90। ये 5 एंगल ऐसे होते हैं जिन पे अपन को 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मालूम होती है। अगर आपको नहीं मालूम तो वो बहुत गलत बात है, आपको मालूम होनी ही चाहिए। नहीं मालूम तो याद रख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहली बात तो वैल्यू तो अपन डाल दें, लेकिन ऐसी वैल्यू डालनी है जिसपे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट डिफाइन ना हो। जैसे कि यहाँ पे सेक और कोसेक आ रहा है, तो जो सेक होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन हो जाता है, और कोसेक जो होता है वो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 0 और 90 तो नहीं डाल सकता। अब बचे 30, 45 और 60। तो इनमें जो सबसे बढ़िया एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री, क्योंकि 45 पे अपन सब जानते हैं कि एक तो साइन कोस बराबर हो जाता है, सेक कोसेक बराबर हो जाता है, और टेन और कोट 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया एंगल है कि आप 45 डाल दीजिए। तो देखिए, जब आप ए की जगह 45 डालेंगे तो सेक 45 होता है √2। √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो ये 2 माइनस वन। फिर कोसेक 45 √2, तो √2 माइनस वन, ये √2 प्लस वन प्लस 4 टाइम्स कोसेक 45 √2, √2 का स्क्वायर 2, और कोट 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1। और इसको अगर मैं बोलूं तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म है, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर दैट इज 2, माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, प्लस 4 टाइम्स 2 माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट इन केजी ऑफ 7 कजिन्स इन ए फैमिली आर 54, 62, 65, 70, 60, 59 एंड 55। फाइंड द मीडियन वेट। तो यहाँ पे अपन को मीडियन निकालना है। अपन जानते हैं कि मीडियन क्या होता है कि सबसे पहले मैं डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाऊं, या तो असेंडिंग में जमाऊं या डिसेंडिंग में जमाऊं, और जो सबसे बीच वाला नंबर हो वो मेरा मीडियन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर अपन असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं तो सबसे छोटा है 54, फिर आ जाएगा 55, फिर आ जाएगा आपके पास 60, सॉरी 60 से पहले 59 भी है तो पहले 59 आएगा, फिर आएगा 60, फिर आएगा 62, फिर 65, और फिर आएगा 70। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर हो चुके हैं, तो ये 7 नंबर है। अगर अब मैं बात करूं सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है, तो 7 में सबसे जो बीच वाला नंबर होता है वो होता है चौथा नंबर, क्योंकि 3 नंबर इधर छूट गए, 3 नंबर इधर छूट गए, तो ये जो बीच में चौथा नंबर आएगा यही एक तरीके से सबसे बीच का नंबर है, और यही अपना मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन वेट क्या होगा, 60 kg। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मेन्स एज इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन and after 6 years his age will be twice the sum of the ages of his 3 children, then what is the man's present age। तो देखिए, बोला जा रहा है कि एक आदमी की जो उम्र है उसके तीनों बच्चों के सम के 4 टाइम्स है। तो अगर मैं आदमी की उम्र को m मान लूं और बच्चों की उम्र को x1, x2, x3 मान लूं, तो इन तीनों की एज के सम को 4 टाइम करने पे जो आता है वो उतना आती है आदमी की उम्र। बोला जा रहा है कि 6 साल बाद उन तीनों बच्चों की सम की एज की 2 गुनी हो जाती है। जैसे कि अगर ये m, x1, x2, x3 ये अपन प्रेजेंट एज माने, तो 6 साल बाद की जो उम्र लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी m+6, x1+6, x2+6 एंड x3+6। तो अगर 6 साल बाद की बात करेंगे तो आदमी की उम्र तो हो गई m+6, और जो बच्चों की उम्र होगी वो हो जाएगी x1+6, फिर x2+6 प्लस x3+6, और इसका आप कर लीजिए 2 टाइम्स, तो वो आदमी की उम्र के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स m+6 इक्वल टू दिस। अब यहां पे अपन से आदमी की उम्र पूछ रहा है, तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में इक्वेशन तो 2 है लेकिन वेरिएबल 4 है, m, x1, x2, x3। तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, ये जो x1, x2, x3 है
इस पूरे को सिंगल वेरिएबल a डाल सकता हूं, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन में भी अगर आप देखेंगे तो ये x1 x2 x3 मिला के a बन जाएगा। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाएगी। पहली वाली इक्वेशन हो गई m इक्वल टू 4a और दूसरी वाली इक्वेशन हो गई m प्लस 6 इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस 18। ये 3 बार 6, तो तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे अपन को m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए m की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए m की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे करते हैं, जो सेकंड पहली वाली इक्वेशन में a है उसको डाल देते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको m प्लस 6 इक्वल टू 2 टाइम्स, पहली वाली इक्वेशन में a है m बाय 4, तो a इक्वल टू डाल देंगे m बाय 4 प्लस 18। तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास m प्लस 6 इक्वल टू ये m बाय 2 प्लस 18 टू जो 36, तो ये हो जाएगा आपके पास m माइनस m बाय 2 दैट इज m बाय 2 इक्वल टू 30। तो m इक्वल टू आ गया आपके पास इक्वल टू 60 ईयर्स। तो जो आदमी है उसकी उम्र हो जाएगी 60 ईयर्स। प्रेजेंट एज पूछ रहा है इसलिए केवल m की वैल्यू निकालेंगे। अगर 6 साल बाद की एज पूछी जाती तो फिर अपन m प्लस 6 निकालते, तो फिर उसके लिए अपन को 6 साल और जोड़ना पड़ता, लेकिन प्रेजेंट एज हो जाएगी 60 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है अपन को। तो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए मेनली दो फॉर्मूले अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले को खोलना अपन जानते हैं, लेकिन उतना भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं जेड की, तो जो जेड स्क्वायर का टर्म है वो एक तो आपको यहां से मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2z का स्क्वायर दैट इज 4z स्क्वायर। फिर एक जेड स्क्वायर का टर्म यहां से मिलेगा, जो मिलेगा आपको 5z का स्क्वायर दैट इज 25z स्क्वायर। और एक जेड स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है दैट इज माइनस 25z स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल आउट होके आपके पास रह जाएगा 4z स्क्वायर प्लस साइन के साथ। दैट मीन्स कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसमें माइनस 4z स्क्वायर आ रहा है, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने पास वाई स्क्वायर के टर्म में, तो अपन को सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि वाई स्क्वायर क्या देगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो वाई स्क्वायर मिलेगा आपको वो मिलेगा माइनस 5y का होल स्क्वायर दैट इज 25y स्क्वायर। और फिर वाई स्क्वायर आपको एक मिलेगा 2y के होल स्क्वायर से, तो वो आपको हो जाएगा 4y स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29y स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। बाकी चीजें यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल तरीके से भी आप सोल्व करते हैं तो इतना ही समय लगता, क्योंकि अब आपके पास कुछ नहीं बचा, एक केवल यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स 2z इंटू 5y आएगा और यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स 2z इंटू 5y, मतलब 5z इंटू 2y आएगा, जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रह देके बस ये 29y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर रह जाएगा। नेक्स्ट है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। देखिए दो स्फीयर की जो रेडियाई है वो 4:5 के रेशियो में, तो वॉल्यूम का रेशियो अपन से पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दैट मीन्स कि जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो आर क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो वॉल्यूम का रेशियो है वो भी आर क्यूब के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा V1:V2 वो इक्वल टू हो जाएगा R1 क्यूब रेशियो R2 क्यूब। अब आप यहां पे देखिए R1 और R2 का रेशियो आपको दे रखा है जो कि है 4:5, तो मैं बोल सकता हूं ये हो गया 4/5 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125। तो इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 64:125। ऑप्शन नंबर 4। द नंबर ऑफ कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स वर्किंग इन ए कंपनी आर 40, 80 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। देखिए किसी कंपनी में कॉमर्स के 40 लोग काम कर रहे हैं, साइंस के 80 काम कर रहे हैं और आर्ट्स के जो है 60 लोग काम कर रहे हैं। इफ दीज फिगर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट देन व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पे अगर आप देखिए फिगर के थ्रू में समझाना चाहूं तो जैसे पाई चार्ट अपन बनाते हैं, तो ये पाई चार्ट में केवल 3 ही वैल्यू है, कुछ इस तरीके से आप मान लीजिए, जहां पे कॉमर्स का है 40, साइंस का है 80, तो ये हो गया अपने पास साइंस, इसके 80 लोग। फिर ये हो गया अपने पास आर्ट्स जिसके 60 लोग, और ये हो गया कॉमर्स जिसके 40 लोग। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि कॉमर्स कितने डिग्री का एंगल सेंटर पे बनाएगा। तो देखिए पाई चार्ट की जो वैल्यू होती है उसको डिग्री में चेंज करना बहुत ही आसान होता है। जैसे अगर कॉमर्स की बात की जा रही है तो कॉमर्स के हैं 40 बच्चे, आउट ऑफ कितना है, तो आउट ऑफ मतलब इन तीनों का ऐड, तो 40 प्लस 80 120 प्लस 60 180। तो 180 में से 40 बच्चे कॉमर्स के
और जब अपन को इसको डिग्री में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री करना पड़ेगा, क्योंकि जो पाई चार्ट होता है उसकी टोटल वैल्यू होती है 360 डिग्री के बराबर। तो 180 से ये 2 बार में चला जाएगा और 2 इंटू 40 हो गया 80 डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। इस ट्राइंगल पी क्यू आर में एक इन सेंटर है जिसका नाम अपन को दे रखा है ए, मान लेते हैं वो इन सेंटर कुछ यहां पे। तो ये जो क्यू ए आर है ये 116 डिग्री का है और अपन से क्यू पी आर पूछा जा रहा है, मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये जो अब कभी भी ए इन सेंटर होता है तो ये जो क्यू ए आर ये वाला जो एंगल है ये होता है 90 प्लस पी बाई 2। अगर एंगल P आपको दे रखा है उसका हाफ करके 90 में अगर आप उसको ऐड करेंगे तो ये एंगल A आ जाएगा आपके पास, जो कि अपन को दे रखा है 116 डिग्री। तो यहां से आप एंगल P निकाल सकते हैं। एंगल P इक्वल टू कितना हो गया, 116 माइनस 90 मतलब 26 और 26 इंटू 2 इक्वल टू 52। तो 52 डिग्री का हो गया एंगल P। एंगल P ही आपके पास एक तरीके से एंगल QPR है, तो वो हो जाएगा 52 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 88 इज रिप्लेस बाय 93 एंड 41 इज रिप्लेस बाय 47 in the following observation, then what would be the difference between the new median and the previous median? तो चलिए मीडियन निकालने के लिए अपन जानते हैं कि सबसे पहले तो डेटा को अपन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेना चाहिए। तो प्रीवियस मीडियन निकालने के लिए भी डेटा को जमाना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन जमा लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा है अपने पास 35, फिर है 41, उसके बाद आता है 46, 48, 55, 56, फिर 63, then 76, then 88, then 90 and then 92। एक बार टोटल कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सबसे अच्छा तरीका है कि कोई नंबर ना छूट जाए, इस वजह से एक बार आप गिन के देख लीजिए करिए कि कितने नंबर है। जितने आपने यहाँ पे लिखे हैं उतने ही है ना, क्योंकि अगर एक भी नंबर छोटा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दैट्स वाई जितने नंबर है उनको आपको लिखना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं मीडियन की, तो अपन जानते हैं सबसे बीच वाला नंबर होता है। तो ये जो 11 नंबर है तो इनमें सबसे बीच वाला नंबर होगा छठा नंबर, क्योंकि 5 नंबर इधर छूट जाएंगे, 5 नंबर इधर छूट जाएंगे, तो जो सबसे बीच वाला नंबर होगा वो होगा छठा नंबर और वही अपना मीडियन होगा। तो अगर मैं प्रीवियस मीडियन की बात करूं तो प्रीवियस मीडियन तो हो गया 56। अब बात की जा रही है नए मीडियन की। नया मीडियन बनाने के लिए 88 को रिप्लेस करना पड़ेगा 93 से। तो ये जो 88 है इसकी जगह अपन लिख देंगे 93, लेकिन 93 यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि जब अपन असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो वो 93 कुछ यहां पे आएगा। और बात की जा रही है कि 41 को रिप्लेस करना है 47 से, तो इस 41 की जगह 47 आएगा, लेकिन 47 जो होगा वो 46 के बाद आएगा, तो कुछ वो यहां पे आएगा। अब आप देखिए कि पहले अपना मीडियन था 56, उससे पहले 5 नंबर थे और उसके बाद 5 नंबर है, लेकिन अभी भी 56 के पहले 5 नंबर है और 56 के बाद में 5 नंबर है। दैट मीन्स कि मीडियन अभी भी छठे पोजीशन पे ही है, मतलब जो नंबर पहले छठे पे था अभी भी वही छठे नंबर पे है, तो मीडियन अभी भी सेम ही होगा। तो सेम होगा तो अभी भी मीडियन 56 ही होगा। और डिफरेंस लेने के लिए बोल रहे हैं, तो डिफरेंस अब जब अपन लेंगे तो वो आ जाएगा 0 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि मीडियन में कोई चेंज नहीं हुआ तो डिफरेंस एक तरीके से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 इंटीजर्स इज 48। 5 इंटीजर का एवरेज 58 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर इज 50% ऑफ द फिफ्थ इंटीजर, द फिफ्थ इंटीजर इज। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं फिफ्थ इंटीजर को a मान लूं तो जो फर्स्ट 4 इंटीजर का एवरेज है वो 50% है फिफ्थ इंटीजर के। दैट मीन्स कि फर्स्ट 4 इंटीजर का जो एवरेज है वो a का आधा है। a का आधा मतलब a/2। तो जब एवरेज a/2 है तो चारों नंबरों का सम क्या हो जाएगा, 4 इंटू a/2। और अगर मैं इसमें फिफ्थ इंटीजर को भी जोड़ दूं तो ये हो गया पांचों इंटीजर का सम, और पांचों इंटीजर का एवरेज अपन को 48 दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूं कि पांचों इंटीजर का सम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 इंटू 48। तो ये अपना बराबर हो जाएगा, तो यहां से 2 से ये 2 टाइम्स, ये हो गया 3a इक्वल टू 5 इंटू 48, 3 से हो गया 16 बार में, और 16 पंजे 80। तो a इक्वल टू आ गया 80, जो कि अपन ने फिफ्थ इंटीजर माना था, और फिफ्थ इंटीजर ही अपन से पूछ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आया, तो यहां पे फिर से अपन a की कोई वैल्यू डालेंगे। अब यहां पे आप देख सकते हैं सेक अपने पास नहीं है लेकिन कोसेक है, तो कोसेक अगर है
तो अपन यहाँ पे जीरो नहीं डाल सकते, बिकॉज जीरो डालने पे कोसेक नॉट डिफाइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन 90 डाल सकते हैं, क्योंकि 90 पे कोसेक 1 के बराबर होता है, और बाकी तो साइन कोस है जिनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू 90 डिग्री डालता हूं तो देखिए होगा क्या, a इक्वल टू 90 पे कोस जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो कोस जीरो होने की वजह से ये जीरो हो जाएगा अपने पास, और ये साइन इंटू कोस है तो ये भी मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा, फिर ये कोस है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए रे क्या गया, साइन ए साइन 90 दैट इज 1, 1 की कितनी भी पावर डाल दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 ही आएगा। तो ये यहां से केवल आया 1, फिर माइनस, फिर ये सेम तरीके से साइन की पावर 4a में भी 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, प्लस 1 इंटू कोसेक 90 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया a इक्वल टू 90 डालने की वजह से। अगर इसको आप नॉर्मल तरीके से करने जाओगे तो अच्छा खासा समय खराब होगा, लेकिन अगर आप इसमें a इक्वल टू 90 डिग्री इसको करके सोल्व करोगे तो बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इंक्रीज ऑफ 40% इज ऑब्जर्व्ड ऑन एन अमाउंट इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 आफ्टर 4 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए बोला जा रहा है कि 4 साल में 40% का इंक्रीज देखा गया सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 80,000 पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 4 साल पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहां पे आप देखिए 4 साल में 40% का इंक्रीज, तो सिंपल इंटरेस्ट में अपन जानते हैं कि हर साल बराबर इंक्रीज होता है, पहले साल पे जितना इंक्रीज होगा दूसरे पे भी उतना ही होगा, और तीसरे पे भी उतना ही होगा, और चौथे पे भी उतना ही होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 4 साल पे 40% का इंक्रीज है तो हर साल कितने परसेंट का इंक्रीज है, तो हर साल में बोल सकता हूं कि 10% का इंक्रीज है, बिकॉज 40/4 इक्वल टू 10। तो जो इंक्रीज होता है उसी को अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। इंक्रीज होने का मतलब है कि हर साल मुझे कितने रुपए बढ़ के मिलेंगे, तो कितने रुपए बढ़ के मिलेंगे ये चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज कितने रुपए का मिलेगा। तो हर साल मुझे 10% का ब्याज मिल रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो 10% के हिसाब से 80,000 पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 4 साल के लिए, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो अब आप देखिए 3 साल का तो अपन नॉर्मल याद रखते हैं, 10% पे 33.1% बनता है। अगर किसी को याद नहीं है तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे आप x1 और x2 दोनों को 10 डाल के चेक कर सकते हैं, तो ऐसे 2 साल 3 साल का आप जितना चाहे निकाल सकते हैं। मतलब एक बार में इस फॉर्मूले से 2 साल का निकल जाएगा, फिर वापस आप रिपीट करेंगे तो और 2 साल का निकल जाएगा। लेकिन 10% पे आपको याद रखना है, 3 साल के लिए तो याद रखिए, पहले साल के लिए तो 10% है ही सही, दूसरे साल के लिए जो अपन याद रखते हैं वो रखते हैं 21%, और तीसरे साल के लिए जो होता है वो होता है 33.1%। अब लेकिन यहाँ पे 4 साल का दे दिया जो कि अपन मेनली याद नहीं रखते, तो 4 साल का रखने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 साल का याद है अपन को 33.1% और 1 साल का होगा 10, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें x1 की जगह तो डाल देंगे 33.1 और x2 की जगह डाल देंगे 10, तो उससे अपने को 4 साल का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। यही अभी सिंपल इंटरेस्ट होता जब तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, तब तो अपन सीधा बोल देते 40%, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में तो डायरेक्ट चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडिंग होता है, मतलब इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट बनता है, इसलिए जो ओवरऑल इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहां पे आप देखेंगे अगर इसको सोल्व करेंगे तो पहले तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट, ये हो गया आपके पास 43.1 प्लस 3.31, तो ये आ जाएगा आपके पास 46.41। तो अब आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल तरीके से अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 40% का इंटरेस्ट बनता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है इस वजह से 46.41% का इंटरेस्ट बना। तो अब आपको 80,000 पे 46.41% की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। 46.41%, परसेंट हटाने के लिए अपन नीचे में 100 डिवाइड कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का एक बार में 8, 8 चौको 32 की 2, 3 कैरी चला गया, 8 छक्के 48 और 3 51 की है, 5 कैरी चला गया, 8 चौको 32 और 5 हो गया 37, और ये 2 जीरो से 2 डिस्मल अपने खत्म हो जाएंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 37,128। दैट मीन्स कि 37,128 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग ए टॉय ए हेमिस्फेयर इज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन इज अटैच्ड एट द अदर एंड ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ये एक सिलेंडर है, मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है, तो यहाँ पे एक साइड पे तो हेमिस्फेयर लगाया और एक साइड पे कोन लगाया, तो मैं मान लेता हूं कि कुछ इस तरीके से तो हेमिस्फेयर लगाया और कुछ इस तरीके से कोन लगाया है।
तो कुछ इस तरीके का ये टोय है। बोला जा रहा है द सिलेंडर, द कोन एंड द हेमिस्फीयर हैव ए कॉमन रेडियस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। तीनों की जो रेडियस है वो बराबर है 4.2 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दैट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर और कोन की हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो अपन को इस पूरे टोय का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो देखिए एक बहुत ही आसान सा सवाल है जिसको इतना बड़ा चढ़ा के इनने दिया है। टोय का वॉल्यूम जो है वो इन तीनों फिगर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, मतलब तीनों फिगर के वॉल्यूम के सम के बराबर हो जाएगा। और कुछ भी यहां पे ऐसा नहीं है जो अपन को नहीं दे रखा। देखिए अपन जानते हैं जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को रेडियस और हाइट की जरूरत होती है। तो रेडियस दे रखी है 4.2, हाइट दे रखी है 7। हेमीस्फेयर में केवल रेडियस की जरूरत है, वो दे रखी है 4.2। कोन में भी रेडियस और हाइट की जरूरत है, वो दे रखी है रेडियस 4.2 और हाइट 7। तो बस आपको इन तीनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से आपको याद ही होगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो कोन की, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। और फिर अपन बात करें हेमिस्फेयर की, तो वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहां पे देखिए पाई आर स्क्वायर तो आप कॉमन ले सकते हो। चलिए वैल्यू भी डाल देते हैं। पाई डाल दिया 22/7 और रेडियस है 4.2, तो यह हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू एच। एच आपके पास है 7, तो 7/3 प्लस, फिर इधर पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, हाइट जो है वो 7 के बराबर है तो 7, और इधर ये 2/3 मल्टीप्लाई, एक रेडियस रह जाएगी, पाई आर स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया है तो एक रेडियस रह गई जिसकी वैल्यू है 4.2। यहाँ पे चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले तो इस 7 से 0.6 बार में चला जाएगा, फिर ये 3 से चला जाएगा अपना, 3 का ये 1.4 बार में, है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। इसको भी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 1.4 इंटू 2 करेंगे तो 2.8, 2.8 प्लस 7 करेंगे तो हो जाएगा 9.8, और 3 इंटू 9.8 अगर आप करते हैं तो वो आपके हो जाता है 29.4, आई थिंक सो, है ना। हाँ, 9.8 इंटू 3 करेंगे तो आपके आ जाएगा 29.4, और 29.4 प्लस 7, मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अलग से करना चाहूं तो ये हो गया 7/3 प्लस 7 प्लस 2.8। तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास 7/3 प्लस 7 प्लस 2.8 करेंगे तो 9.8, और एलसीएम लेंगे 3 का तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 से अगर 9.8 आप करेंगे तो वो आ जाएगा 29.4, एंड दैट इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 36.4/3। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 36.4/3। 3 से अपन इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये 3 से वही 1.4 बार में। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शंस है इनमें आपको यूनिट डिजिट एक बार दिख रही होगी कि शुरुआत के दो ऑप्शंस की यूनिट डिजिट तो 5 है, 5 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 5 नहीं है। यूनिट डिजिट 5 बनाने के लिए अपन को किसी ना किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 चाहिए होती है, तभी जाके यूनिट डिजिट 5 बन पाती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं बात करूं तीसरे और चौथे ऑप्शन में, तो उन दोनों में यूनिट डिजिट अलग है, तो अपन को इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी पड़ेगी। तो ये देखिए यूनिट डिजिट अगर आप चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट में अपन क्या करते हैं, हर नंबर की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 6 12, तो यूनिट डिजिट रह गई 2, फिर 2 इंटू 4 8, फिर 8 इंटू 4 32, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई, यूनिट डिजिट आ गई 2। तो ये 2 है, तो यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बोर्ड मास का सवाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसके आगे अपन चलते हैं। ब्रैकेट के बाद जो आता है वो आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ की प्राथमिकता जो है मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है, डिवाइड से भी ज्यादा होती है, लेकिन ऑफ में करते अपन मल्टीप्लाई ही है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है, लेकिन ऑफ की जो प्राथमिकता है वो डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है ऑफ। तो यहाँ पे आप देखिए 5 प्लस 24 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड 8, सॉरी, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू 8 होता है 64, तो इसको मैं लिख देता हूँ 64 माइनस 8 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई, फिर 4 इंटू 4 होता है 16, तो इसको भी अपन लिख देते हैं 16। अब आप यहाँ पे देखिए डिवाइड के बाद आता है, सॉरी ऑफ के बाद आता है डिवाइड, तो सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब आप करोगे तो 5 प्लस 24 मल्टीप्लाई, ये 8/64 आप इसको लिख सकते हो, माइनस इसको आप 8/8 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 60। तो देखिए 8 से 8 बार में 64 और 8 से 3 बार में 24,
और ये 8 से एक बार में। तो ये आ गया अपने पास 5 + 3 - 16, दैट इज इक्वल टू -8। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 37 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट 5 टाइम्स वन पार्ट एंड 11 टाइम्स द अदर इज टुगेदर इक्वल टू 227। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो नंबर है 37, उसको इस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है कि 5 टाइम्स पहला पार्ट प्लस 11 टाइम्स दूसरा पार्ट मिला के हो जाता है 227। तो यहाँ पे देखिए, मैं मान लेता हूं कि अगर पहला पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 37 - x। या आप यूं भी बोल सकते हो कि अगर पहला पार्ट 37 - x है तो दूसरा पार्ट हो गया x। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 टाइम्स 37 - x प्लस 11 टाइम्स x इक्वल टू हो जाएगा 227। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। 5 × 37 हो जाएगा, 5 का 7 बार में 35 की 5, 3 कैरी चला गया, 5 थी 15 और 3 185 - 5x प्लस 11x इक्वल टू 227। तो ये तो आ गया 6x। और 227 - 185 अगर आप करेंगे तो वो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, 7 में से 5 गया 2 और 22 में से 18 गया 4। तो x इक्वल टू हो गया 42/6, डेट इज इक्वल टू 6 का ये हो जाता है अपने पास 7 बार में। तो x आ गया 7। अब x 7 आ गया तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, बोला जा रहा है 9 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। देखिए, एक था x और एक था 37 - x। तो x अगर 7 है तो 37 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो छोटा नंबर तो एक तरीके से x ही हुआ, जो कि हुआ 7। तो अपन से पूछा जा रहा है 9 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, दैट इज 9 टाइम्स 7, दैट इज इक्वल टू 63। ऑप्शन नंबर 4। Tarun gives Hari a head start of 60 seconds in a 2400-meter race and still beats him by 40 seconds. If the speed of Hari is 6 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ तरुण। देखिए, तरुण ने हरि को 60 सेकंड का स्टार्ट दिया, मतलब हुआ कि हरि ने जो रेस है वो तरुण के मुकाबले 60 सेकंड पहले स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर भी तरुण ने हरि को 40 सेकंड पहले हरा दिया। मतलब हरि को अब उस लिमिट को, मतलब जो दूरी रह चुकी थी उसको पूरा करने में 40 सेकंड का और समय लगता। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो तरुण है उसने हरि के मुकाबले में 60 + 40 100 सेकंड का समय कम लिया, क्योंकि एक तो 60 सेकंड की बढ़त दे दी थी हरि को, तो वो 60 सेकंड बाद उसने स्टार्ट किया, और दूसरा 40 सेकंड पहले हरा दिया, मतलब तरुण ने हरि के मुकाबले 100 सेकंड कम लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, हरि की स्पीड अपन को दे रखी है। तो अगर मैं देखूं कि हरि ने कितना टाइम लिया, तो 2400 मीटर की रेस को 6 मीटर पर सेकंड से कवर करा हरि ने, तो कितने टाइम में करेगा। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 2400 और स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 से जब आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 400 और ये आएगा 400 सेकंड। दैट मीन्स की जो हरि है, ये हो गया टाइम बाय हरि। हरि ने जो टाइम लिया वो लिया 400 सेकंड। तो जो तरुण है उसने 100 सेकंड कम लिए, दैट इज उसने 300 सेकंड लिए। अब अपन से यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है तरुण की, तो 2400 मीटर की रेस को 300 सेकंड्स में कवर किया, तो स्पीड अपन निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड बाय तरुण इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 2400 और टाइम हो गया 300। तो देखिए 2 0 2 0 कैंसिल और 3 से ये 8 बार, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो तरुण थी उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड थी। संदीप मेड ए प्रॉफिट ऑफ 22% व्हेन ही सोल्ड एन ओवरकोट फॉर 8540। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओवरकोट। तो यहां पे आप देखिए 22% का प्रॉफिट कमा रहा है जब वो 8540 रुपए में बेच रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मानूं तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी। सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है 22% का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 + 22 122%। और ये 122% की वैल्यू अपन को दे रखी है 8540, बिकॉज यही उसकी सेलिंग प्राइस है। और अपन से पूछ रहा है 100% की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है। 122 से अपन इसको काट देते हैं, तो देखिए 122 से ये 7 बार में चला जाएगा। सबसे पहले तो 854 और फिर आ गया ये 0। दैट मीन्स की 1% की वैल्यू आ गई 70 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 100 × 70, दैट इज 7000 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस जो होगी कोट की वो हो जाएगी 7000 के बराबर। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and E and F are the midpoints of non-parallel side AD and BC। चलिए सबसे पहले तो ABCD एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं अपन। कुछ इस तरीके से अपन मेन ट्रेपेजियम लेके चलते हैं। ये ABCD, ये जो ऊपर नीचे वाली साइड होती है
इनको अपन पैरेलल मानते हैं, अपन को बोला भी गया है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड एडी एंड बीसी का, तो एडी का मिड पॉइंट हो गया ई और बीसी का मिड पॉइंट हो गया एफ। अब बोला जा रहा है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है एबी के, अगर देखिए ई एफ एबी के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली ई एफ सी डी के भी पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूं ये तीनों लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। और देखिए जब कभी ये नहीं बोला जाता तब भी आपको ये मान के चलना है, जब कभी भी अपन मिड पॉइंट को मिलाते हैं दोनों लाइन के, तो जो लाइन बनती है वो पैरेलल बनती है, ऑब्वियस है, अपने आप ही वो पैरेलल हो जाती है ऊपर नीचे वाली लाइन के। यहाँ पे अपन को ए बी 28 दे रखा है और सी डी 18 दे रखा है, और अपन से ई एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब कभी भी इस तरीके से तीनों लाइन पैरेलल होती है और ई और एफ इनके मिड पॉइंट होते हैं, अगर पैरेलल होगी तो मिड पॉइंट होंगी ही सही, ऑब्वियस है, और अगर मिड पॉइंट होंगे तो पैरेलल होगी ही सही। तो इस केस में जो ई एफ की वैल्यू होती है वो इक्वल टू हो जाती है हाफ टाइम्स ए बी प्लस सी डी के। तो आप यहां पे देखिए ए बी और सी डी आपको दोनों ही दे रखा है, ए बी 28 और सी डी 18, तो ये 2 से अगर मैं काटू इसको तो 2 से 14 बार में, 2 से ये 9 बार में, तो 14 प्लस 9 अगर आप करेंगे तो कितना जाएगा 23। ऑप्शन नंबर 1। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, इट इज सोल्ड एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15, 8 एंड 5, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहां पे आप देखिए मार्क प्राइस अपन को दे रखी है और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस अपन से पूछा जा रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो क्या है कि यहाँ पे अपन 2800 रुपए मार्क प्राइस पे 3 डिस्काउंट दे देते हैं। पहला डिस्काउंट है 15% का, कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, 15% का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 85%, तो 100 माइनस 15 इक्वल टू 85% ऑफ 2800। तो पहला डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस बनी वो ये बनी, लेकिन अभी और फर्दर डिस्काउंट दिए गए, तो अब जो सेकंड डिस्काउंट दिया जाएगा वो इस पूरी वैल्यू के ऊपर दिया जाएगा। मतलब इस पूरी वैल्यू को अगर मैं 100% मानूं और फिर उस पर 8% का डिस्काउंट दूं तो वैल्यू क्या निकलेगी 92%, मतलब इस पूरे की 92%। तो इसमें आप 92 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तीसरा डिस्काउंट जब देंगे जो वो इस पूरे पे देंगे वो कितने का 5% का, तो वैल्यू निकल के आएगी 95% ऑफ दिस पूरे की। यहां पे आप कैंसिल आउट कर दीजिए जो भी कैंसिल आउट होए। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, और तो कुछ है नहीं है ना। देखिए 2 से अपन इसको काट देते हैं, 2 से ये कट जाएगा 10 बार, सॉरी 2 से ये कट जाएगा 14 बार में, 2 से ये 10 बार में, और 2 से ये चल जाएगा 46 बार में, 2 से ये 10 बार में। तो ये कितना हो गया 14 इंटू 17 इंटू 46 इंटू 19। लेकिन यहाँ पे अपन पूरा पूरा इसको नहीं करेंगे, अब अपन क्या करेंगे इसको यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं 10 से वो डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 14 इंटू 17 इंटू 4.6 इंटू 1.9। अब यूनिट डिजिट अगर आपको देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के नंबर्स अपन सब में देखेंगे। तो अब आप देखिए ये 4 इंटू 7 हो गया 28, मतलब यूनिट डिजिट आ गई 8, 8 इंटू 6 हो गया 48, तो यूनिट डिजिट फिर से 8, और 8 इंटू 9 हो गया 72, तो यूनिट डिजिट आ गई 2। दैट मीन्स कि जो अपना ओवरऑल आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट 2 आएगी, और एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 60 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 10 इज 59, द 11th रिजल्ट इज। तो यहां पे आप देखिए 11th रिजल्ट का एवरेज 60 है, मतलब अगर मैं 11th रिजल्ट मतलब पूरे 11 रिजल्ट का सम देखूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 इंटू 60। और शुरुआत के 10 रिजल्ट का जो एवरेज है वो 59 है, तो शुरुआत के 10 रिजल्ट का सम देखूं तो वो कितना हो जाएगा 10 इंटू 59। अब अगर मैं इस पूरे 11 के रिजल्ट का सम में से 10 के रिजल्ट के सम को माइनस कर दूं तो जो वो 11वां रिजल्ट है वो मुझे पता चल जाएगा, वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 11 इंटू 60 मतलब 660 माइनस 590 इक्वल टू आ जाएगा वो अपने पास कितने के बराबर 70 के बराबर। तो 11वां रिजल्ट जो है वो 70 आ जाएगा, और यही अपन से पूछा जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को एक ही पेज में लिया है, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन इसी एग्जाम में आए और इतना सा चेंज हुआ है कि यहाँ पे 60 की जगह 59 हो गया और या 59 की जगह 58 हो गया, और कोई भी चेंज इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे सेम तरीके से अपन करेंगे, वही 11 इंटू 59 माइनस 10 इंटू 58। अब कोई जो अच्छा समझदार बच्चा होगा वो तो इतना भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप यहां पे देखिए एवरेज में अगर एक एक का कम आया है तो मैं कह सकता हूं कि 11th रिजल्ट में भी एक का कम आ जाएगा। एवरेज में एक का कम आने का मतलब है कि हर नंबर एक एक से कम हो गया। तो जो 11th रिजल्ट पहले वाले केस में आया था
इस वाले केस में उससे एक कम आ जाएगा, तो पहले 70 आया था तो अब 11th रिजल्ट 69 आ जाएगा। इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पहले वाले में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। बिकॉज अगर एवरेज एक कम हुआ है तो इसका मतलब है हर नंबर एक एक कम हो गया, तो अब नंबर 70 की जगह 59 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको सोल्व करके देख लीजिए, आंसर आपके पास 69 ही आएगा। A die is cast twice and a coin is tossed thrice. Find the probability that the die will turn a 5 each time and the coin will turn a head every time. तो यहां पे आप देखिए, एक डाइस जो है, एक पासा, उसको अपन 2 बार फेंक रहे हैं, और एक कॉइन जो है, सिक्का, उसको 3 बार फेंक रहे हैं। अपन को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हर बार पासे पे 5 आना चाहिए और कॉइन पे हेड आना चाहिए। अगर मैं पासे की बात करूं तो उसमें टोटल नंबर जो होते हैं वो 6 नंबर होते हैं। दैट मीन्स 1 से लेके 6, और उन 6 में से 5 आपके पास आना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे अगर मैं एक बार एक पासे को फेंकू तो उस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/6, मतलब 6 में से एक नंबर है वो अपन को लाना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अब जब मैंने दूसरी बार पासा फेंका तो उस पर फिर से 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, तो ये हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि जब अपन साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब तीसरी बार अपन ने पासे को नहीं फेंका, तीसरी बार अपन ने कॉइन को उचकाया, और कॉइन जब होता है तो कॉइन में सिर्फ 2 साइड होती है, हेड और टेल। उसमें से अपन को चाहिए हेड, तो हेड या टेल दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाफ होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो मैं बोल सकता हूं मल्टीप्लाई बाय हाफ। अब फिर से अपन ने वापस से कॉइन को उचकाया, क्योंकि कॉइन को 3 बार अपन को उछालना है। पहली बार उछाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरी बार पे भी अपन को हेड ही चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से हाफ, और तीसरी बार उछालने पे भी अपन को हेड चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से हाफ। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर तो 1 ही आएगा, नीचे में अगर मैं बात करूं 6 × 6 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/288, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंट टू 4160 इन 4 ईयर, फाइंड द सम। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे 5% के हिसाब से एक सम जो है 6 साल में 4160 रुपए बन गया, तो अपन से सम मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल को अपन क्या करते हैं 100% मान लेते हैं। तो जब 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 6 साल में जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 × 5, दैट इज 30%। बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो हो जाएगा 30%। तो 100% तो हो गया प्रिंसिपल और 30% हो गया इंटरेस्ट, एंड दैट इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 4160। तो ये हो गया 130%, 130% की वैल्यू हो गई 4160, और अपन से पूछ रहा है प्रिंसिपल दैट इज 100%। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार काटेगा? देखिए 13 का 3 बार में 13 है, और 13 का 2 बार में 26, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 32 रुपए। अपन से 100% मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3200 रुपए। तो प्रिंसिपल है 3200, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। A milk vendor has 75 liters of cow milk, 45 liters of toned milk, 30 liters of full cream milk. These should be placed in different trays such that each tray contain the same quantity of milk, and 2 kinds of milk should not be mixed in a tray. What is the least number of tray required to place all the milk? तो देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि एक मिल्क वेंडर है, उसके पास 75 लीटर तो गाय का दूध है, 45 लीटर टोन्ड मिल्क है, और 30 लीटर फुल क्रीम मिल्क है। अब उसको इस पूरे दूध को ट्रे में कुछ इस तरीके से जमाना है कि हर ट्रे में बराबर लीटर मिल्क आए और कोई भी लीटर में कोई भी दूध मिक्स ना हो। दैट मीन्स कि अपन को एक ऐसी ट्रे चाहिए जिसकी साइज ऐसी हो जो इन तीनों नंबरों को पूरी पूरी तरीके से काट सके, और उसी नंबर को अपन बोलते हैं एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ अपन को निकालना है। अगर आप 75, 45 और 30 का एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? तो यहां पे आप देखिए, ये तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालना बड़ा आसान है। ये तीनों नंबर 15 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं इनका एचसीएफ आ जाएगा 15। दैट मीन्स कि अपन को 15-15 लीटर की ट्रे चाहिए, क्योंकि अब वो ट्रे किस तरह की है वो अपन को नहीं मतलब उससे, वैसे ट्रे तो नॉर्मल ट्रे होती है, उसमें लिक्विड चीज तो नहीं डाल सकते, लेकिन ठीक है उन्होंने बोला है तो मान लेते हैं अपन। तो अपन मान के चलते हैं कि 15-15 लीटर की ट्रे चाहिए, लेकिन अपन से यह नहीं पूछा जा रहा कि कितने लीटर की ट्रे चाहिए, अपन से यह पूछा जा रहा है कि टोटल कितनी ट्रे की जरूरत है। तो अगर हर ट्रे में 15 लीटर दूध आएगा तो टोटल कितनी ट्रे चाहिए? 75 लीटर गाय का दूध है, तो इसके लिए कितनी ट्रे चाहिए?
15 इंटू 5 75 होता है, दैट मीन्स 5 ट्रे तो मुझे गाय के दूध रखने के लिए चाहिए, बिकॉज एक ट्रे में 15 लीटर ही आएगा। फिर टोन्ड मिल्क की अगर मैं बात करूं तो 45/15 इक्वल टू 3, मतलब 3 ट्रे चाहिए मुझे टोन्ड मिल्क रखने के लिए। और फुल क्रीम मिल्क की बात करूं तो 30/15 2, मतलब 2 ट्रे चाहिए फुल क्रीम मिल्क रखने के लिए। तो टोटल कितनी ट्रे चाहिए, तो टोटल 10 ट्रे चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 10 ट्रे अपन को चाहिए। A cylinder has a radius of 8 by pi centimeter and its volume is 448 centimeter cube. What is the height of the cylinder? तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम अपन जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच अपन को दे दिया 448। यहाँ पे रेडियस अपन को दे रखी है, हाइट अपन से पूछी जा रही है। तो चलिए रेडियस को डाल देते हैं। रेडियस है 8 बाई पाई, तो 8 बाई पाई मल्टीप्लाई 8 बाई पाई मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू 448। तो यहाँ पे अपन पाई से तो पाई एक कैंसिल आउट कर देंगे, ये 8 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 8 पंजे 40 और 8 छके 48, फिर 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 का 7 बार में 56। तो h इक्वल टू आ गया 7 पाई, और पाई अपन जानते हैं 22/7, तो फिर से 7 से 7 कैंसिल आउट, तो पाई h की वैल्यू आ गई 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। A, B and C jointly started a business in which A invested 7,000 for 12 months, B invested 8,000 for 10 months and C invested 12,000 for 6 months. A was the working member for which he received 20% of the profit as his remuneration. The total profit earned at the end of 1 year was 14,750. What is C's share in the profit? तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइम पीरियड के लिए उन्होंने अलग अलग पैसे को इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। एबीसी का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, तो ए ने 7,000 रुपए किए 12 महीने के लिए, तो ए ने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया वो 7,000 इंटू 12। बी ने 8,000 रुपए किए 10 महीने के लिए, तो टोटल अमाउंट जो किया वो 8,000 इंटू 10। और सी ने 12,000 रुपए किए 6 महीने के लिए, तो टोटल अमाउंट जो किया वो किया 12,000 इंटू 6। अगर इनका रेशियो में देखूं तो सबसे पहले तो 3 जीरो तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, 4 का 3 बार में, 4 का 2 बार में और 4 का 3 बार में, और तो नहीं कटेगा। तो ये 7 3 21, ये 10 दूनी 20 और ये 3 6 18। तो ये हो गया रेशियो। तो अब जो प्रॉफिट कमाएंगे वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन बोला जा रहा है कि ए जो है वर्किंग मेंबर है, मतलब जितना भी बिजनेस किया वो ए ने किया, बाकी बी और सी ने तो सिर्फ पैसा लगाया, लेकिन ए ने काम भी किया, इस वजह से उसको प्रॉफिट का 20% अलग से मिलेगा। तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें से सबसे पहले 20% को अपन को निकाल देना पड़ेगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको अपन ए बी सी में 21:20:18 के रेशियो में बांटेंगे। तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 14,750। तो इसमें से 20% पहले निकाल देंगे तो अब रह गया 80%। कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, 20% चला गया तो कितना रह गया 80%, मतलब 14,750 का 80%। ये हो गया टोटल जिसको अपन को एबीसी में बांटना है। किस रेशो में बांटना है, 21:20:18। अपन से सी का शेयर पूछ रहा है, तो सी का शेयर अगर अपन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, देखिए इनका टोटल कीजिए आप, 21 + 20 + 18 अगर आप करेंगे तो कितना आ गया 59। दैट मीन्स कि इस पूरे को मैं 59 से डिवाइड कर दूं और सी का शेयर जो है 18 यूनिट, तो उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपन को सी का शेयर मिल जाएगा। तो यहां पे चलिए ये जीरो से तो अपन जीरो हटा सकते हैं सबसे पहले, तो है ना, ठीक है। उसके अलावा 59 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, मेरे हिसाब से कैंसिल आउट हो जाएगा शायद, एक बार करके देख लेते हैं। 59 का देखिए सबसे पहले तो ये 2 बार में चला जाएगा। 59 का 2 बार में कितना होता है, 118 होता है। 147 में से अगर आप 118 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 147 - 118 अगर करना है आपको तो आ जाएगा आपके पास 29। 29 का मतलब हो गया 295, और 59 का 5 बार में हो जाता है 295, तो ये चला गया पूरा पूरा। तो ये आ गया 8 × 25 × 18, 8 × 25 हो गया 200, 200 × 18 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3600। ऑप्शन नंबर 4, मतलब जो सी का शेयर है वो है 3600 रुपए। Ratnesh and Vinith worked on alternate days. Starting with Ratnesh, the entire work got completed in 54 3/4 days. If Ratnesh alone can finish the work in 48 days, then in how many days can Vinith alone do the work? अब आप यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि रत्नेश अकेला किसी काम को 48 दिन में कर देता है, और रत्नेश और विनीत अल्टरनेट डेज पे अगर काम करते हैं तो टोटल काम जो है वो 54 3/4 दिन में खत्म होता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि विनीत अकेला उस सेम काम को कितने दिन में कर देता। तो यहां पे आप देखिए, अगर मैं मान लू कि टोटल वर्क जो है 48 दिन का है, तो रत्नेश उस काम को 48 दिन में करता है, दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी हो गई 1 की। वो हर दिन 1 यूनिट काम करता है,
जब भी जाके 48 यूनिट काम 48 दिन में होगा। और मैं मान लेता हूं कि जो विनीत की एफिशिएंसी वो है एक्स की, एक्स मैंने मान लिया। तो अब आप यहां पे देखिए, जब ये दोनों अल्टरनेट एज पे काम करेंगे तो 2 दिन में जो काम होएगा वो कितना होएगा, जैसे पहले रत्नेश ने किया 1 यूनिट काम, फिर विनीत ने किया एक्स काम, तो 2 दिन में जो काम हुआ वो हुआ 1 + x यूनिट काम। हर 2 दिन पे 1 + x यूनिट काम होता है, और इनको ये टोटल काम करने में लग जाते हैं 54 3/4 दिन। तो यहां पे अपन देखिए टोटल वर्क अपन ने कितना माना था, 48 माना था। हर 2 दिन पे अगर 1 + x काम हो रहा है तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, 1 + x/2, ये हो रहा है एक दिन का काम। और इस काम को करने में 54 3/4 दिन लग रहे हैं। तो अगर मैं 54 3/4 दिन से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा टोटल वर्क। ये हो गया टोटल वर्क, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय वर्क पर डे। ये जो 1 + x/2 है ये एक दिन का काम है, और इस काम को करने में 54 3/4 दिन लगते हैं। तो ये टोटल वर्क है, और टोटल वर्क अपन मान के चले थे 48 के बराबर। तो इसको मैं सेम कर सकता हूं, यहां से मेरे को x दैट इज विनीत की एफिशिएंसी मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन विनीत की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 54 3/4 का मतलब कितना हो गया, 54 × 4 हो गया अपने पास 216, 216 प्लस 219, 219/4 हो गया ये। तो 1 + x/2 इंटू 219/4 इक्वल टू 48। 3 से काट सकते हैं सबसे पहले, 3 से 7 और 3, 3 से ये 16 बार में। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 + x इक्वल टू 4 × 2 8, 8 × 16 अगर अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 128। तो ये हो गया 128/73। तो यहां से x इक्वल टू आ गया 128/73 -1, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 8 में से 3 गए 5, 12 में 7 गए 5, 55/73। ये हो गया x की एफिशिएंसी। तो अब अपन ने टोटल वर्क माना था 48 यूनिट, तो विनीत को कितने दिन लगेंगे, तो विनीत को जो है हर दिन विनीत 55/73 यूनिट वर्क करता है, और टोटल वर्क है 48 यूनिट का। तो 48 यूनिट डिवाइड बाय एक दिन में जितना काम करता है वो, तो 55/73। तो दैट इज इक्वल टू 48 × 73/55। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 55 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कट तो जो भी कटेगा वैसे कट जाएगा, जहां तक है। सबसे पहले तो एक बार में कट जाएगा, 73 - 55 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 3 18, 18 का मतलब हो गया 180। तो 55 का 3 बार में हो गया 165, 165 का मतलब हो गया 180 - 165 अगर करेंगे तो 15, 15 का मतलब वही 150, 150 के हिसाब से फिर से मैं इसको 3 बार में लगभग बोल सकता हूं। अब 48 × 1.33 अगर आप करेंगे तो देखिए 0.33 × 48 हो जाता है 16। 0.33 को अपन 1/3 मान लेते हैं, तो 48 × 1/3 16। तो 48 + 16 दैट इज इक्वल टू 64। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 के बराबर। मतलब जो विनीत है उसको टोटल 64 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक क्यूब का सरफेस एरिया अपन को दे रखा है, जिसका फॉर्मूला अपन डायरेक्ट जानते हैं, 6a² होता है। तो 6a² इक्वल टू 1728 हो गया। और वॉल्यूम अपन से पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब। अगर साइड को मैं ए मान लूं तो ए क्यूब वॉल्यूम होता है। तो यहां पे सबसे पहले 6 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको। 6 का ये 2 बार में 12 और 52, तो 6 का 8 बार में 48, फिर 8 बार में 48, तो a² आ गया 288। अब यहां पे अपन को निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए a² अगर 288, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से a इक्वल टू हो गया √288। तो a क्यूब हो गया √288 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 288 इंटू √288, ये हो जाएगा। और √288 की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 144 × 2, और 144 का रूट हो जाता है 12, तो ये हो गया 288 इंटू 12√2। तो अब देखिए 12 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 8 बार में 96 की 6, 9 कैरी चला गया, 96 और 9 105, 10 कैरी चला गया, 12 दूनी 32, सॉरी 12 दूनी 24 और 10 34। तो 3456√2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। The price of an electronic machine decreased by 5%, 10%, 15% during the first 3 years. What will be the price of the machine after 3 years if the value at the beginning was 8,000? देखिए हर साल जो प्राइस है इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वो 5%, फिर अगले साल 10%, फिर तीसरे साल 15%, इस तरीके से घटती चली गई। अगर शुरुआत में प्राइस 8,000 थी तो तीसरे साल के बाद कितनी प्राइस रहेगी, ये अपन से पूछा जा रहा है। देखिए पहले साल पे जो प्राइस घटी 8,000 पे 5% का डिक्रीमेंट आया। तो 5% का डिक्रीमेंट अगर आप करेंगे, कोई भी चीज को अपन 100% माने तो 100 - 5 मतलब 95%।
तो पहले साल पे जो प्राइस रह गई वो रह गई 95%। अब दूसरे साल पे जो प्राइस गिरेगी वो इस प्राइस पे गिरेगी जो पहले साल पे गिर चुकी थी। तो 10% के हिसाब से कितने गिरेगी? कोई भी चीज को 100% माने तो 10% गिरा है तो 90%, मतलब इस पूरे का 90%। फिर तीसरे साल पे जो प्राइस मिलेगी वो इस पूरे पे मिलेगी, 15% का फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब प्राइस रह जाएगी 85%। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो भी जीरो कैंसिल आउट हुए उसको तो काट ही देते हैं। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का 19 बार में, 5 का ये 20 बार में, 5 का ये 4 बार में, और 5 का ये 17 बार में, और 4 का ये 2 बार में। तो ये अपने पास आ गया 2 इंटू 19 इंटू 9 इंटू 17। तो यहां पे आप देखिए कहीं भी जीरो तो नहीं बन सकता। दैट मीन्स कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर अपन ऑप्शन 1 और 2 में देखें तो यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे ये हो गया 2 इंटू 9 18 की 8, फिर 8 इंटू 9 72, तो 2 यूनिट डिजिट अपन लिखते हैं, और 2 इंटू 7 अगर आप करेंगे तो 14, मतलब यूनिट डिजिट 4। तो जो ओवरऑल आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल डायगोनल्स एंड इक्वल अपोजिट साइड इज ऑलवेज ए। देखिए क्वाड्रिलेटरल जिसकी इक्वल डायगोनल है और इक्वल अपोजिट साइड है। अब जैसे यहां पे अगर मैं एक एक करके बारी करूं तो देखिए ट्रेपेजियम जो होता है, ट्रेपेजियम में ना तो इक्वल डायगोनल होते हैं और ना ही इक्वल अपोजिट साइड होती है। इसके डायगोनल्स को भी आप इक्वल नहीं बोल सकते। डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बिकॉज ट्रेपेजियम किसी भी तरह का बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यह भी एक ट्रेपेजियम है, ये भी एक ट्रेपेजियम है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं आएंगे, और एक इक्वल डायगोनल का ट्रेपेजियम भी बना सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि ये जो दोनों नॉन पैरेलल साइड है वो बराबर लेंथ की है, तो इस केस में इक्वल डायगोनल का भी ट्रेपेजियम बनाया जा सकता है। तो ये अपन नहीं कह सकते कि हमेशा इक्वल डायगोनल होगा, और अपोजिट साइड इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। काइट की अगर मैं बात करूं तो देखिए काइट कुछ इस तरह की बनती है, अपन सबने बचपन में बहुत उड़ाई है काइट। काइट की जो नीचे की पूंछड़ी होती है थोड़ी लंबी होती है, तो इसमें ना तो इक्वल डायगोनल होते हैं और ना ही इक्वल अपोजिट साइड होती है। इसमें जो साइड्स इक्वल होती है वो एडजेसेंट इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, और दूसरा ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती। लेकिन डायगोनल तो कतई इक्वल नहीं होते। इसका ये वाला जो डायगोनल होता है वो छोटा होता है, और ये वाला जो डायगोनल होता है वो बड़ा होता है। हाँ इतना है कि ये डायगोनल 90 डिग्री पे अपने आप को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट सिर्फ ये बीच, ये हॉरिजॉन्टल डायगोनल ही बाइसेक्ट होता है, वर्टिकल डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट नहीं होता। तीसरा, चलिए रोम्बस पे चलते हैं। अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो देखिए रोम्बस में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, रोम्बस में चारों ही साइड इक्वल होती है। तो यहां पे केवल अपोजिट साइड की बात की जा रही है, तो रोम्बस भी आंसर नहीं हो सकता। रेक्टेंगल की अगर अपन बात करें तो रेक्टेंगल ही अपना सही आंसर है, बिकॉज रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये ऊपर नीचे की साइड और आमने सामने की साइड बराबर होती है, साथ ही साथ ये दोनों डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। तो यही अपना सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, रेक्टेंगल। Three numbers are in the ratio 5:7:9 and their LCM is 1260. What is the difference between the largest and the smallest number? तो यहां पे आप देखिए एक फॉर्मूला होता है SCF मल्टीप्लाई बाय नंबर्स जब भी रेशियो में दे रखे हो। तो जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि नंबर्स का अगर रेशियो A:B:C है, तो SCF मल्टीप्लाई बाय A:B:C इज इक्वल टू LCM। अब आप यहां पे देखिए नंबर आपको रेशियो में दे रखे हैं, तो SCF मतलब H इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इक्वल टू एलसीएम, दैट इज है 1260। तो यहां से काट लेते हैं। सबसे पहले अपन 5 से कट जाएगा, 5 से 2 बार में 10, 5 बार में 25, 2 बार में 10, फिर 7 से कट जाएगा, 7 का 3 बार में 21, 6 बार में 42, है ना, फिर 9 से कट जाएगा, 4 बार में 36। तो यहां से एचसीएफ आ गया अपने पास 4 के बराबर। अब जब कभी भी अपन को नंबर रेशियो में दे रखे और एचसीएफ अपन को मिल जाए तो एक तरीके से नंबर मिल गया, बिकॉज एचसीएफ इंटू रेशियो इज इक्वल टू नंबर। तो यहां पे अपन से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, तो देखिए लार्जेस्ट कौन सा होगा, जिसका नंबर रेशियो में सबसे बड़ा होगा, तो वो क्या है 9। तो नंबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 36। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जो नंबर रेशियो में सबसे छोटा होगा, वो कौन सा है 5। तो 5 इंटू 4 20। तो 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 16 के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है।
अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा जितना कमेंट्स में हो सकता है। अब बहुत ज्यादा है तो फिर तो कमेंट में नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए अपन कुछ और तरीका निकालेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।